नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 के विषय गणित के अध्याय नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप अपनी पूर्व की कक्षाओं में चर, अचर राशियां, बीजीय व्यंजक, समीकरण आदि से परिचित होंगे, फिर भी एक बार अपन दोहरान कर लेते हैं। चलिए इस स्लाइड की सहायता से अपन चर और अचर राशियों में अंतर को समझते हैं। जैसा कि आप बॉक्स नंबर 1 में देख पा रहे हैं, चर राशियों के कुछ उदाहरण लिख रखे हैं। विद्यार्थियों, x, y, z ये सभी चर राशियां हैं। बीजीय व्यंजक या फिर समीकरण में x, y, z का प्रयोग आपने अपनी पूर्व की कक्षाओं में भी देखा है। x और y या फिर z, इन सब का प्रयोग उन राशियों के लिए किया जाता है जो अज्ञात होती है। उदाहरण के लिए, यदि हमें दिया गया हो किसी कमरे के अंदर कुछ विद्यार्थी हैं, यहां पर कुछ विद्यार्थी दिया हुआ है जो कि एक डेफिनेट नंबर नहीं है। विद्यार्थियों, एक निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए हम इनको x, y या z में से किसी एक मान लेते हैं और यही मानी हुई x, y, z राशियां ही चर राशियां कहलाती है। इनके अलावा जो निश्चित नंबर दिए हुए होते हैं, निश्चित संख्याएं जैसे 2, 5, 6 इत्यादि, ये सभी अचर राशियां होती है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, आपने बीजीय व्यंजक और समीकरण के बारे में सुना हुआ तो होगा, पर एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। 1 नंबर बॉक्स में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ बीजीय व्यंजकों के उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे 2x, उसके बाद 5x - 3, यह दोनों ही बीजीय व्यंजक है। आप देखेंगे 2x, इसके अंदर एक ही पद है, लेकिन यह एक बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार 5x - 3, इसके अंदर x के साथ 5 का प्रयोग हुआ है जो इसके गुणांक के रूप में है, और अचर राशि के रूप में -3 भी साथ में है, तो यह भी एक बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार 3x + y। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर आप देखेंगे x और y दो चर राशियों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यह जो बीजीय व्यंजक है, यह दो राशियों या दो चरों वाले जो बीजीय व्यंजक है वो है। इस प्रकार अगला देखें, xyz + x + z, यहां पर 3 चर राशियों का इस्तेमाल हुआ है। इसी प्रकार अगले में x² अर्थात x की घातांक 2 का प्रयोग हुआ है, जो भी एक बीजीय व्यंजक है, परंतु फर्क इसमें यह है कि यह द्विघातीय है। अब विद्यार्थियों, आप बॉक्स नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बीजीय व्यंजक और बीजीय समीकरण में थोड़ा सा अंतर है। क्या? बीजीय व्यंजक के अंदर केवल एक ही पक्ष होता है, लेकिन बीजीय समीकरण में इसी बीजीय व्यंजक के आगे बराबर के निशान का प्रयोग करके दायां पक्ष भी कुछ लिखा जाता है, और इस प्रकार बराबर के निशान के साथ दायां पक्ष और बायां पक्ष दो पक्ष होते हैं, तो ये जो रूप बनता है उसको बीजीय समीकरण कहते हैं। यहां पर 5x = 25, फिर नीचे 2x - 3 = 12 और y/5 = 5, 3 अपने को रूप दे रखे हैं, और तीनों ही बीजीय समीकरण के उदाहरण हैं। चलिए एक उदाहरण को विस्तार से समझते हैं। उदाहरण के लिए हम एक बीजीय व्यंजक लेते हैं, x + 5। x + 5 बीजीय व्यंजक को हम एक समीकरण में कैसे तब्दील कर सकते हैं? यहां पर विद्यार्थियों x + 5 केवल इसका एक ही पक्ष है,
यदि हम इसमें बराबर के निशान का उपयोग करके दाहिने पक्ष में भी कुछ वैल्यू ले आए, उदाहरण के तौर पे हम दाहिने पक्ष में 20 लिख देते हैं। अब जो ये नया रूप बना है x + 5 = 20, यह एक समीकरण कहलाएगा। यह एक समीकरण बन चुका है। तो हमने देखा x + 5 एक बीजीय व्यंजक था, जिसमें बराबर के निशान का उपयोग करके दाहिने पक्ष में भी कुछ वैल्यू रख दी गई, जिससे बीजीय व्यंजक आसानी से एक समीकरण बन गया। इसी प्रकार एक और नया बीजीय व्यंजक लेते हैं 2x + 7। 2x + 7, क्या इसको भी हम समीकरण बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें भी हम बराबर के निशान का प्रयोग करके सामने कोई भी वैल्यू, भले ही वो 0 भी हो, इसको भी अपन रख सकते हैं। और ये जो एक नया रूप बना है, यह भी एक समीकरण है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमारे अध्याय का नाम एक चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इन सभी समीकरणों के अंदर हमें एक ही चर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यहां x है, वो चर है। ऐसे ही हमें y भी मिल सकता है, परंतु हमें पूरी समीकरण के अंदर सिर्फ एक ही चर मिलेगा। जैसे यह एक नया बीजीय समीकरण है। इस समीकरण के अंदर जिस चर का उपयोग हुआ है वो y है और इसमें x का प्रयोग हुआ है। तो हमें दोनों या ऊपर वाली समीकरण तीनों के अंदर सिर्फ एक ही चर देखने को मिल रहा है, और हमें यहां पर चर की घातांक है वह भी सिर्फ एक ही देखने को मिल रही है। और हमें इस अध्याय के अंदर सभी चरों की घात एक ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हम यहां पर रैखिक समीकरणों का अध्ययन करेंगे। रैखिक समीकरण के अंदर यही खास बात होती है कि इसके अंदर चर की घात होती है वह एक होती है। यदि कहीं पर चर की घात 2 लिखी हुई मिल जाए, उदाहरण के तौर पर यह एक समीकरण मैंने लिया, इसके अंदर चर की घात 2 है, तो क्या यह एक रैखिक समीकरण होगी? नहीं, यह एक रैखिक समीकरण नहीं होगी। इसको द्विघातीय समीकरण बोला जाएगा, जो कि हमारे इस अध्याय के अंदर नहीं आता। इसलिए हम इस अध्याय में केवल रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण के अंदर जो ये वाला भाग है बराबर के निशान के बाईं तरफ वाला, इसको बायां पक्ष बोला जाता है। दाहिने वाले भाग को दायां पक्ष बोला जाता है। चलिए हम रैखिक समीकरण के अंदर चर, अचर और दाएं और बाएं भाग को एक स्लाइड की सहायता से समझते हैं। इस स्लाइड को ध्यान से देखने पर आप पाते हैं यहां पर एक रैखिक समीकरण का उदाहरण दिया हुआ है 2x - 3 = 7। अगर हम इसमें रैखिक समीकरण के सभी भागों की बात करें तो सबसे पहले 2 के साथ x दिया हुआ है, और ये x है, ये एक चर राशि है, जैसा कि अपन पहले से बात कर चुके हैं। इसके बाद बराबर का निशान है, और जो बराबर का निशान है उसको समता का निशान भी बोल सकते हैं, जो दर्शाता है कि यहां पर इसके दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों बराबर है। फिर 2x - 3 = 7, यह जो एक रूप हुआ उसको अपन समीकरण कह सकते हैं, और यह एक रैखिक समीकरण है। इसके अलावा 2x - 3 जो कि बराबर के बाईं तरफ है, उसको हम बायां पक्ष, और बराबर के दाहिने तरफ जो 7 दिया हुआ है उसको दायां पक्ष कहते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है विद्यार्थियों, जैसा कि स्लाइड के कॉर्नर में आपको एक तुला का निशान, तुला का चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि यह दर्शा रहा है कि तुला के दोनों पलड़े एकदम बराबर है। ठीक वैसे ही हमारी समीकरण के बराबर के निशान के दोनों पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष,
एकदम बराबर होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम रेखिक समीकरण के हल को ज्ञात करना सीखेंगे और किसी भी दी हुई रेखिक समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए हम कुछ नियमों का पालन करेंगे। सबसे पहला, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, चर पदों का बराबर के निशान के एक तरफ पक्षांतरण करना। पक्षांतरण से आशय है कि जितने भी चर पद हैं उनको हमें बराबर के एक तरफ ले जाना है। वो हमारी इच्छा है, बाईं तरफ ले जाएं या दाईं तरफ, लेकिन हो सकता है सवाल में दिए हुए समय दोनों पक्षों में चर राशियां मौजूद हो, परंतु हल करने के दौरान हमें सबसे पहले सभी चर राशियों को बराबर के एक तरफ कर लेना है, फिर अचर पदों को बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतरित कर देना है। प्रिय विद्यार्थियों, पक्षांतरण करते वक्त हमें एक खास बात ध्यान रखनी है, जो कि नियम नंबर 3 में है। पक्षांतरण करने पर पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, अर्थात पक्षांतरण करेंगे तो बाएं पक्ष की तरफ से अगर अपन किसी भी राशि को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो उसके चिन्ह बदल जाएंगे, और उनको बदलना किस प्रकार है, प्लस का निशान दाहिनी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा और गुणा का निशान भाग का हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस का निशान भी पक्ष बदलने पर प्लस बन जाता है और भाग का निशान गुणा बन जाता है। चलिए इसको अपन एक अच्छे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण के लिए हमने एक रेखिक समीकरण x + 3 = 8 ली है। इसका हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे x, इसमें केवल एक ही चर है। चर पहले से बराबर के निशान के एक तरफ है, तो इसको जैसा का वैसा इसी बाईं तरफ रहने देंगे। अब हम अचर को देखें, बराबर के निशान के दाईं तरफ 8 है, परंतु बाईं तरफ भी हमारे पास प्लस का 3 है। अचर राशि को हमें एक ही तरफ करना है, इसलिए हम बराबर के निशान के दाहिनी तरफ अचर राशि को पक्षांतरित करेंगे। 8 बाईं तरफ पहले से है, इसको जैसे था वैसा का वैसा लिखेंगे। उसके बाद प्लस का 3 बाईं तरफ से दाईं तरफ लेकर आएंगे, तो हमें पता है इसका चिन्ह परिवर्तित होगा। प्लस का 3 बाईं तरफ आने के बाद माइनस का 3 हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, पक्षांतरण करते समय चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। x = 8 - 3, इस प्रकार हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। x = 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा प्रिय विद्यार्थियों? बिल्कुल 5। तो हमारे पास इस रेखिक समीकरण का हल निकल कर आया x = 5। तो हमने देखा इसके अंदर प्लस का निशान दाहिनी तरफ आकर माइनस का निशान बदल गया। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। 2x + 5 = 11। अब इस उदाहरण को, इस रेखिक समीकरण को हल करते समय हम ध्यान रखेंगे कि यहां पर भी चर एक ही तरफ है, परंतु अचर है वो दोनों तरफ है। तो सबसे पहले जो चर वाले पद हैं उनको एक तरफ रखते हैं और अचर वाले पदों को बराबर के निशान के दूसरी तरफ ले जाते हैं। हमारे पास 11
पहले से दाहिनी तरफ है, इसको अपनी जगह जैसा था वैसा लिखते हैं। अब प्लस का 5 बाईं तरफ से दाहिनी तरफ लेकर आएंगे तो इसका निशान, इसका चिन्ह बदलकर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, -5। अब नेक्स्ट स्टेप में 2x वैसा का वैसा लिखते हैं। 11 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा विद्यार्थियों? बिल्कुल 6। अब हम देख रहे हैं x के साथ 2 भी एक अचर है, अचर राशि है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है। तो जो 2 है वो x के साथ यहां पर किसमें है साथियों? 2 और x के बीच में यहां पर गुणा का निशान है, ये आपस में गुणा में है। तो गुणा वाली राशि को जब बाईं तरफ से दाहिनी तरफ भेजते हैं तो पिछली स्लाइड में आपने देखा गुणा इधर आकर के क्या बन जाएगा? बिल्कुल भाग बन जाएगा। तो जो 2 हमारे x के साथ गुणा में था वही दाहिनी तरफ आकर 6 के साथ भाग में आ जाएगा, और 6 में जब 2 का भाग देंगे तो प्रिय विद्यार्थियों कितनी बार भाग कटेगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। बिल्कुल सही जवाब। x की घात 1 है और x की वैल्यू, x का मान हमारे पास 3 निकल आएगा। इस प्रकार हमने देखा कि प्लस का निशान दाईं तरफ आकर के माइनस का निशान बना, वैसे ही गुणा का निशान दाहिनी तरफ आकर भाग का निशान बन गया। इस प्रकार हम और भी बहुत सारे रेखिक समीकरणों का हल निकाल सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड में कुछ हल की हुई रेखिक समीकरण देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस स्लाइड में हम कुछ रेखिक समीकरणें जो कि हमें पहले से हल करके दी हुई है, उनके एक एक स्टेप को गौर से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अगला स्टेप कैसे आया। सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 में x + 7 = 15 दिया हुआ है। दोनों पक्षों को ध्यान से देखने पर पाते हैं कि यहां पर चर राशि के रूप में केवल एक ही पद मौजूद है जो कि पहले से बाईं तरफ है। तो x को बाईं तरफ एज इट इज रखते हैं। उसके बाद अचर राशियां दोनों तरफ है, इसलिए इनको बराबर के निशान के दूसरी तरफ करते हैं। 15 पहले से मौजूद है इसलिए एज इट इज आ जाएगा, और प्लस का 7 जो कि बाईं तरफ था उसको दाहिनी तरफ लेकर आए हैं। तो आपको पीछे की स्लाइड में अपन ने समझा था, उससे पता होगा कि प्लस का 7 बाईं तरफ से दाईं तरफ आएगा तो किसका बन जाएगा? क्या इसके चिन्ह में परिवर्तन होगा? बिल्कुल सही जवाब, -7 बन जाएगा। और जब हम 15 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 8 निकल आ जाएगी, और यही इसका हल होगा। उदाहरण नंबर 2 को देखें। 3x = 15। यहां पर x के साथ 3 जो कि एक अचर है वो गुणा के रूप में मौजूद है। हमें इसको बाईं तरफ से दाहिनी तरफ भेजना है, और आपको याद होगा विद्यार्थियों कि गुणा का निशान बाईं से दाईं तरफ जाकर के क्या बन जाता है? बिल्कुल सही जवाब, भाग बन जाता है। इसीलिए जो x के साथ 3 गुणा में है वही अगले स्टेप में बाईं तरफ से दाईं तरफ आकर के 15 के भाग में चले जाएंगे, और 15 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? बिल्कुल सटीक जवाब, 5 आएगा। 3 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 15 आ रहा है, मतलब x का हमारे पास यहां हल 5 निकल कर आ गया है। ऐसे ही उदाहरण नंबर 3 में x/4 = 3। x के बटे में 4 है विद्यार्थियों, और बटे का अर्थ है भाग में है, और कोई भी राशि जब भाग में होती है तो वो बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाकर के उसका निशान बदलकर वो किस में आ जाएगी?
बिल्कुल गुणा में आ जाएगी। इसीलिए अगले स्टेप में x बराबर 3 गुणा 4, जो 4 x के बटे में था वही अब दाहिनी तरफ आकर के गुणा में आ गया है। और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें हल प्राप्त होगा 12। इस प्रकार हमने देखा कि रेखिक समीकरणों को पक्षांतरण करके उनका हल निकालना कितना सरल है। अब विद्यार्थियों, आपने क्या समझा है और कितना समझा है, इसका क्यों ना कुछ अभ्यास हो जाए। तो आपके लिए अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं और इनके आंसर भी इनके सामने लिखे हुए हैं। आपको स्टेप वाइज चलकर x का हल ज्ञात करना है और x का हल ज्ञात करने के बाद यदि सामने दिए हुए हल के अनुरूप ही आपका हल आता है तो फिर मैं ये समझूंगा आपने अभी जो वीडियो देखा है उसको भली भांति समझ लिया है। तो आपके पास यह 4 क्वेश्चन है जिनको आपको हल करना है और टैली करना है। क्या आप भी इनके सामने दिए हुए जो x के हल हैं वो निकाल पाते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, आपने ध्यान से हर चीज को समझा और सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।